दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर। और दोस्तों, जो आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डिफरेंट वेज। क्या मतलब हुआ? डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग, और वेज का मतलब होता है रास्ते या फिर तरीके। तो क्या मतलब हुआ? डिफरेंट वेज मतलब कि अलग अलग रास्ते, या कह सकते हैं अलग अलग तरीके। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस एन एज्ड मैन वॉज गोइंग टू अटेंड आ रिलीजियस गैदरिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब आप पास्ट में मतलब कि भूतकाल में बीते हुए समय में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और जब हम कोई भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य बनाते हैं तो उसकी वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द देखे जाते हैं। तो यदि कोई भी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या फिर वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है कि जैसे मान लीजिए गोइंग है, गो मतलब जाना, और जब आप इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? वंस, वंस मतलब एक बार। एन एज्ड मैन, दोस्तों एज्ड का एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बूढ़ा या फिर वृद्ध। एक बार एन एज्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी, कह सकते हैं एक वृद्ध आदमी। वॉज गोइंग जा रहा था। टू अटेंड मतलब कि शामिल होने, अटेंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ में सम्मिलित होना, शामिल होना। टू अटेंड मतलब कि शामिल होने के लिए। किसमें? आ रिलीजियस गैदरिंग। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और गैदरिंग का मतलब होता है कोई बैठक या फिर सभा, एक धार्मिक सभा को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक बूढ़ा आदमी एक धार्मिक सभा में शामिल होने के लिए जा रहा था। चलिए आगे देखिए। अ यंग मैन ऑल्सो लेफ्ट हिज होम टू मीट हिज वाइफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, निकलना या फिर रवाना होना, और ये सेकंड फॉर्म है। और ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आ यंग मैन मतलब एक जवान आदमी, या कह सकते हैं एक नव युवक। ऑल्सो लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट हिज होम, उसने भी अपने घर से निकला। टू मीट मतलब के लिए, हिज वाइफ अपनी पत्नी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आ यंग मैन ऑल्सो लेफ्ट हिज होम टू मीट हिज वाइफ मतलब एक नव युवक, या कह सकते हैं जवान आदमी भी अपने घर से निकला। टू मीट हिज वाइफ अपनी पत्नी से मिलने के लिए। चलिए आगे देखिए। As they went on their way, their paths crossed and they met on the road। क्या मतलब हुआ? As मतलब कि जैसे, they went on their way। दोस्तों, यहाँ पर they का प्रयोग किया गया है, और they का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल हैं तो वहाँ पर
दे का प्रयोग किया जाता है जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है, तो एक से अधिक व्यक्ति होने पर दे का प्रयोग किया जाता है जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। एज दे वेंट ऑन देयर वे, मतलब कि जैसे वे अपने रास्ते पर गए। देयर पाथ्स क्रॉस्ड, पाथ का मतलब होता है मार्ग, जो उनके मार्ग थे क्रॉस्ड वो मिले, मतलब देयर पाथ्स क्रॉस्ड मतलब जो उनके मार्ग थे वो आपस में मिले। एंड दे मैट ऑन द रोड, और ये मीट की सेकंड फॉर्म है, एंड दे मैट ऑन द रोड, और वो सड़क पर मिले। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जैसे वो अपने रास्ते पर निकले, देयर पाथ्स क्रॉस्ड एंड दे मैट ऑन द रोड, मतलब कि जो उनके मार्ग थे वो एक दूसरे से क्रॉस हुए, मतलब वो मिले। एंड दे मैट ऑन द रोड, और वो सड़क पर मिले। चलिए आगे देखिए। सून बोथ द ट्रैवलर्स बिगेन टू टॉक एंड दे बिकेम फ्रेंडली विद ईच अदर। क्या मतलब हुआ? सून का मतलब होता है जल्दी, जल्दी ही। बोथ द ट्रैवलर्स, ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, और ये प्लूरल नाउन है क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया। ट्रैवलर्स मतलब सून जल्दी, बोथ द ट्रैवलर्स मतलब कि दोनों यात्री। बिगिन टू टॉक, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन टू टॉक, मतलब कि बात करने लगे। एंड और दे बिकेम फ्रेंडली विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जल्दी ही जो दोनों यात्री जो थे बिगिन टू टॉक वो बात करने लगे। एंड दे बिकेम फ्रेंडली विद ईच अदर, और वो वे एक दूसरे के दोस्त बन गए। चलिए आगे देखिए। द एज्ड मैन सैड टू द यंग मैन। द एज्ड मैन मतलब कि ये जो वृद्ध आदमी था, जो बूढ़ा आदमी था, सेड टू द यंग मैन, उसने जवान आदमी से कहा, वाई डोंट यू कम विद मी टू अटेंड द रिलीजियस गैदरिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है वाई डोंट यू कम विद मी, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि कोई क्रिया होती है, और इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनकी टेल पर ताहे तीहे तेहे जैसे शब्द आते हैं। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं वर्तमान में जहाँ पर ताहे तीहे तेहे पर वाक्य खत्म होता है, इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो ये इसकी पहचान है। जहाँ पर यदि आप उसके अंदर इंट्रोगेटिव का कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो डू या डस का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यहाँ हमारा सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ डू का प्रयोग किया गया है। आई वी यू दे या फिर प्लूरल होने पर डू का प्रयोग किया जाएगा, ही शी इट या सिंगुलर पर डस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और यदि उसके अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड को भी आप जोड़ना चाहते हैं तो उसको पहले मेंशन किया जाता है, वाई मतलब क्यों। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वाई डोंट यू कम विद मी टू अटेंड द रिलीजियस गैदरिंग, मतलब आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। वाई डोंट यू कम विद मी मतलब आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। टू अटेंड द रिलीजियस गैदरिंग, उस मतलब कि उस धार्मिक सभा को में शामिल होने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों नहीं चलते हो। और ये क्वेश्चन मार्क है। यू विल लर्न अबाउट रिलीजियस टीचिंग्स टू, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? यू विल लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, यू विल लर्न मतलब आप सीखोगे। अबाउट रिलीजियस टीचिंग्स टू मतलब आप धार्मिक जो शिक्षाएँ हैं उनके बारे में भी सीखोगे। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो वृद्ध आदमी हैं वो उस जवान व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नो थैंक यू, क्या मतलब नहीं, थैंक यू नहीं आपका धन्यवाद। आई थिंक मतलब कि मुझे लगता है। यू शुड कम विद मी टू मीट माई वाइफ, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य के अंदर शुड का प्रयोग किया गया है, शुड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम उस वाक्य में किसी भी तरह की सलाह को दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर हम सलाह देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? नो थैंक यू मतलब कि नहीं आपका धन्यवाद। आई थिंक मुझे लगता है। यू शुड कम विद मी मतलब मुझे लगता है आपको मेरे साथ चलना चाहिए। टू मीट माई वाइफ मेरी पत्नी से मिलने के लिए। आगे देखिए। यू
कैन ऑल्सो हैव आ ग्रैंड लंच विद अस। क्या मतलब हुआ? यू कैन ऑल्सो हैव, और हैव का मतलब होता है ग्रहण करना, कोई चीज़ खाना, मतलब यू कैन ऑल्सो हैव अ ग्रैंड लंच विद अस। ग्रैंड का मतलब होता है भव्य या फिर शानदार, मतलब आप भी हमारे साथ एक शानदार लंच, दोपहर का भोजन कर सकते हैं। विद अस मतलब हमारे साथ। चलिए आगे देखिए। शी इज़ आ वंडरफुल कुक। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है इसका यूज़, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों आप इन वर्ड्स की मीनिंग को भी नोट कर सकते हैं। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, ये एक एडजेक्टिव है, और कुक का मतलब रसोइया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी इज़ आ वंडरफुल कुक, मतलब वह एक, और शी जो है वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। शी इज़ अ वंडरफुल कुक, वह एक अद्भुत रसोइया है। चलिए आगे देखिए। बट द एज्ड मैन रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से मना कर देना, इनकार कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है। बट द एज्ड मैन रिफ्यूज़, लेकिन बूढ़े आदमी ने, या कह सकते हैं वृद्ध आदमी ने मना कर दिया। सून जल्दी ही, बोथ द फ्रेंड्स वेंट ऑन देयर डिफरेंट वेज। क्या मतलब हुआ? सून जल्दी ही, बोथ द फ्रेंड्स मतलब कि दोनों दोस्त, वेंट चले गए, ऑन देयर डिफरेंट वेज अपने अलग अलग रास्तों पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जल्दी ही दोनों दोस्त अपने चले गए अपने अपने रास्तों पर। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन at the religious gathering, the aged man kept thinking about the wonderful meal he could have eaten. क्या मतलब हुआ? at का मतलब होता है पर, but लेकिन एट द रिलीजियस गैदरिंग, लेकिन जो वो रिलीजियस गैदरिंग थी, मतलब कि जो धार्मिक सभा थी, वहाँ पर द एज्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, कैप्ट थिंकिंग। कैप थिंकिंग मतलब कि सोचता रहा, अबाउट द किस चीज़ के बारे में? अबाउट द वंडरफुल मील, मील मतलब भोजन, उस अद्भुत खाने के बारे में, भोजन के बारे में। ही कुड हैव ईटन, जो वह खा सकता था। और दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी या फिर सकते थे जैसा शब्द आएगा, तो वहाँ पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। मान लीजिए आप कोई वाक्य बनाना चाहते हैं, वह खेल सकता था, तो जो हमारा लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है, जो वाक्य की टेल पर क्या है, वह खेल सकता था। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? ही कुड हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जब कोई भी आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर सकता था, सकती थी, सकते थे होगा, वहाँ पर आपको कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चलिए अब इस पूरे वाक्य को एक बार से दोबारा से देख लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। बट एट द रिलीजियस गैदरिंग द एज्ड मैन कैप्ट थिंकिंग अबाउट द वंडरफुल मील ही कुड हैव ईटन, मतलब कि लेकिन उस धार्मिक सभा में जो बूढ़ा आदमी था, मैन कैप्ट थिंकिंग, वो सोचता रहा किस बारे में? अबाउट द वंडरफुल मील ही कुड हैव, मतलब उस अद्भुत भोजन के बारे में जो वो खा सकता था। चलिए आगे देखिए। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। द यंग मैन कैप्ट वॉन्डरिंग अबाउट द रिलीजियस टीचिंग्स ही कुड हैव हर्ड, और यहाँ पर भी सकता था के लिए कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, और ये हियर की थर्ड फॉर्म है हर्ड। और तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑन द अदर हैंड मतलब कि दूसरी तरफ, द यंग मैन कैप्ट वॉन्डरिंग, इसका मतलब भी वॉन्डर का मतलब होता है किसी बारे में सोचना। जो दूसरी तरफ वो जो जवान आदमी था कैप्ट वॉन्डरिंग, वो सोचता रहा अबाउट द रिलीजियस टीचिंग्स, उन धार्मिक शिक्षाओं के बारे में, ही कुड हैव हर्ड, जिनको वो सुन सकता था। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो देख लेते हैं। अ पर्सन ऑलवेज थिंक्स ऑफ थिंग्स दैट द अदर पर्सन
पजेसेस। क्या मतलब हुआ? और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ पर जो पर्सन है वो सिंगुलर नाउन है, जिसके लिए यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ पर्सन ऑलवेज थिंक्स ऑफ थिंग्स दैट द अदर पर्सन पजेसेस। मतलब जो एक व्यक्ति होता है वो हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचता है दैट द अदर पर्सन पजेस, जो दूसरे आदमी के पास होती हैं। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा इस मॉरल का कि कोई भी व्यक्ति हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो चीज़ें दूसरों के पास होती हैं। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी एक प्यारी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आज के स्टोरी में आपने कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर सीखा हो, जाना हो, जो आप पहले से नहीं जानते थे, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।